नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल यू थिंक हिंदी में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नायक की जिनकी बहादुरी और देशभक्ति ने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी। उनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके संघर्ष, बलिदान और अद्भुत नेतृत्व ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनकी इस कहानी में रहस्य भी है, रोमांच भी, और सबसे महत्वपूर्ण, एक सच्चे देशभक्त का संघर्ष भी। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम नेताजी के जीवन, विचारधारा, उनके क्रांतिकारी कार्यों और उनकी रहस्यमयी मौत की पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे कि अगर नेताजी जिंदा रहते तो भारत का भविष्य कैसा होता। सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन और शिक्षा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस कटक के मशहूर वकील थे और उनकी माता प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थीं। वे कुल 14 भाई बहन थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में हुई। फिर वे रेवनशॉ कॉलेजिएट स्कूल गए। बचपन से ही वे एक ब्रिलियंट छात्र थे, लेकिन अंग्रेजों के प्रति उनके मन में गहरी नाराजगी थी। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ भारतीय संस्कृति और देशभक्ति की शिक्षा भी ग्रहण की। आईसीएस छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश। उनके पिता चाहते थे कि वे भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में जाएं, इसलिए 1919 में वे इंग्लैंड गए और 1920 में उन्होंने आईसीएस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। लेकिन यह उनके जीवन का लक्ष्य नहीं था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नौकरी करने से इनकार कर दिया और 1921 में इस्तीफा दे दिया। यह फैसला कोई आसान नहीं था, लेकिन उनका सपना था भारत को स्वतंत्र देखना, कांग्रेस में प्रवेश और अलग विचारधारा। भारत लौटकर वे महात्मा गांधी से मिले और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उनके विचार महात्मा गांधी से अलग थे। गांधी अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता पाना चाहते थे, लेकिन नेताजी का मानना था कि अंग्रेज सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। लेकिन गांधी जी और उनके समर्थक इस विचार से सहमत नहीं थे। वे अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर ही चलना चाहते थे। 1939 में जब वे फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बने, तो गांधी जी ने उनके खिलाफ पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव में उतारा, लेकिन नेताजी चुनाव जीत गए। नेताजी को 1580 वोट मिले, जबकि पट्टाभी सीतारमैया को 1375 वोट ही मिले। चुनाव हारने के बाद गांधी जी ने कहा, सीतारमैया की हार मेरी हार है। गांधी जी और उनके समर्थकों ने नेताजी के साथ काम करने से मना कर दिया। नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और अन्य बड़े नेताओं ने नेताजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नेताजी ने देखा कि कांग्रेस में गांधीवादी गुट उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। कांग्रेस कार्य समिति उनके सुझावों को ठुकरा रही थी। आखिरकार 29 अप्रैल 1939 को नेताजी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने 22 जून 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी बना ली। फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य था कि भारत को ब्रिटिश शासन से जल्द आजाद कराने के लिए एक क्रांतिकारी संघर्ष किया जाए, जो आगे चलकर आजाद हिंद फौज की नींव रखने का कारण बनी। ब्रिटिश सरकार से लड़ाई और गिरफ्तारी। नेताजी का प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि ब्रिटिश सरकार उन्हें सबसे बड़ा खतरा मानने लगी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार गिरफ्तार किया और नजरबंद कर दिया, लेकिन नेताजी कभी भी घबराए नहीं। 1941 में उन्होंने अंग्रेजों की नजरों से बचते हुए कलकत्ता से अफगानिस्तान और फिर जर्मनी की यात्रा की। आजाद हिंद फौज की शुरुआत। आजाद हिंद फौज की पहली नींव रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में जापान में रखी थी। जब जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर, मलेशिया और म्यांमार पर कब्जा किया, तो वहां कई भारतीय सैनिक पहले से ही अंग्रेजों की ओर से युद्ध कर रहे थे। जापान ने इन भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया। रास बिहारी बोस ने इन युद्धबंदियों से कहा कि अगर वे ब्रिटिश सेना में रहकर भारत के खिलाफ लड़ सकते हैं, तो क्यों न वे भारत की आजादी के लिए लड़ें। इस तरह से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई गई और आगे चलकर इससे आजाद हिंद फौज बनी। नेताजी का जापान जाना और आजाद हिंद फौज की कमान संभालना।
नेताजी 1941 में भारत से भागकर अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में वे एडोल्फ हिटलर से मिले और भारत की आजादी में मदद मांगी, लेकिन हिटलर भारत की आजादी के मुद्दे में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। तभी नेताजी को जानकारी मिली कि जापान में पहले से ही भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस और मोहन सिंह आजाद हिंद फौज के लिए काम कर रहे हैं। जापान, जो उस समय ब्रिटेन का दुश्मन था, भारत की आजादी के समर्थन में आजाद हिंद फौज को मदद देने का फैसला किया। नेताजी को यह समझ आ गया कि अगर भारत को आजाद करना है तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सीधा सैन्य संघर्ष जरूरी है। 1943 में वे एक पनडुब्बी के जरिए जर्मनी से जापान पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और वे खुद इसके प्रधानमंत्री बन गए। जापान ने इस सरकार को मान्यता दी और हर संभव सहायता देने का वादा किया। इसके बाद नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व खुद संभाल लिया। आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान। नेताजी और उनकी फौज ने यह तय किया कि वे म्यांमार के रास्ते भारत में प्रवेश करेंगे और उत्तर पूर्व से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकेंगे। उनकी योजना थी कि वे मणिपुर और नागालैंड को कब्जे में लेकर भारत के अंदर बढ़ते चले जाएं। इस अभियान का नाम रखा गया दिल्ली चलो। म्यांमार पर कब्जा। नेताजी की फौज को जापान ने हथियार, सैनिकों की ट्रेनिंग और सैन्य संसाधन दिए। 1944 की शुरुआत में आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर म्यांमार में ब्रिटिश सेना पर आक्रमण किया और वहां की कई चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद नेताजी ने 15 फरवरी 1944 को म्यांमार के मणिपुर में आजाद हिंद सरकार का झंडा फहराया। यह पहला मौका था जब भारतीय धरती पर नेताजी की फौज ने ब्रिटिश सरकार से कोई क्षेत्र छीन लिया था। मणिपुर और नागालैंड का युद्ध। नेताजी की सेना ने मार्च 1944 में मणिपुर की ओर बढ़ना शुरू किया। आजाद हिंद फौज को जापानी सेना का पूरा समर्थन मिला। अप्रैल 1944 में उन्होंने इंफाल के बाहरी इलाकों को घेर लिया और ब्रिटिश सेना को करारा झटका दिया, लेकिन बरसात का मौसम, कमजोर सप्लाई लाइन और ब्रिटिश सेना की मजबूत जवाबी कार्रवाई के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। नागालैंड का युद्ध। यह युद्ध नागालैंड में ब्रिटिश सेना और आजाद हिंद फौज के बीच लड़ा गया। नेताजी की सेना ने यहां जबरदस्त हमले किए और कुछ समय के लिए ब्रिटिश सेना को घेर लिया, लेकिन अंग्रेजों को अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मिल गई, जिससे नेताजी की सेना को पीछे हटना पड़ा। आजाद हिंद फौज का अंतिम संघर्ष। 1944 के अंत तक जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, जिससे आजाद हिंद फौज को बड़ा झटका लगा। मार्च 1945 में ब्रिटिश सेना ने मणिपुर और नागालैंड को फिर से अपने कब्जे में ले लिया और नेताजी की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए, जिससे जापान ने युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। जापान के हारने से आजाद हिंद फौज को सैन्य सहायता मिलनी बंद हो गई, जिससे वे पूरी तरह कमजोर पड़ गए। नेताजी का आखिरी संदेश। 17 अगस्त 1945 को नेताजी जापान से मंचूरिया जाने के लिए रवाना हुए। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई। नेताजी की मौत अब भी रहस्य बनी हुई है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि वे जीवित थे और सोवियत संघ में चले गए थे। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर ब्रिटिश सरकार का मुकदमा। ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के नेताओं कर्नल प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और शाहनवाज खान पर लाल किले में मुकदमा चलाया। यह मुकदमा भारतीय जनता के लिए एक बड़ा भावनात्मक मुद्दा बन गया और पूरे भारत में नेताजी और उनकी सेना के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुए। इस दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार को इन सेनानियों को रिहा करना पड़ा। आजाद हिंद फौज की हार, लेकिन भारत की जीत। युद्ध में हार के बावजूद आजाद हिंद फौज ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। ब्रिटिश सरकार को एहसास हुआ कि अब भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना में रहने के लिए तैयार नहीं है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कई सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। ब्रिटिश सरकार ने 1947 में भारत को स्वतंत्र करने का फैसला लिया। आजाद हिंद फौज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का
सबसे गौरवशाली अध्याय था। अगर नेताजी और उनकी सेना को सही समय पर और अधिक संसाधन मिलते तो शायद भारत 1947 से पहले ही आजाद हो जाता। नेताजी का योगदान भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा है। उनका संघर्ष, उनकी सोच और उनका बलिदान हर भारतीय को प्रेरणा देता है। वे हमेशा कहते थे, एक व्यक्ति एक विचार को मार सकता है लेकिन विचार को नहीं। आज भी नेताजी हमारे दिलों में जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।